નમસ્કાર, સીએનબીસી બજાર પર આપનું સ્વાગત છે અને આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રોપર્ટી ગુરુ. હું છું ઝરણા સિંહ. તો પ્રોપર્ટી ગુરુમાં આપણે દર સપ્તાહે રિયલ એસ્ટેટને લગતા વિવિધ મુદ્દાઓની વાત કરતા હોઈએ છીએ. તો આવા જ અમુક મુદ્દાઓની ચર્ચા આજે પણ આપણે કરવાના છે. તો આજે આપણે વાત કરવાના છે જે મુખ્ય મુદ્દાઓ છે એની હાઇલાઇટ તમને આજના શોની જણાવી દઉં તો આજે આપણે મુંબઈની અંદર હાઈ એન્ડ અને લક્ઝરી પ્રોપર્ટીઝની ડિમાન્ડ વધી રહી છે તે અંગે ચર્ચા કરવાના છે. રિયલ એસ્ટેટની અંદર પર્યાવરણને લગતું કેટલું ધ્યાન આપવામાં આવી રહ્યું છે એ અંગેની વાત કરવાના છે, કારણ કે તાજેતરમાં જ આપણે એન્વાયરમેન્ટ ડે પણ ઉજવ્યો હતો અને સાથે સાથે સેકન્ડ હોમની ડિમાન્ડ કેવી બની રહી છે એ અંગેની પણ આપણે આજે ચર્ચા કરવાના છે. તો આ તમામ ચર્ચાઓ કરવા માટે આપણી સાથે આજે જોડાયા છે नो ब्रोकर सीईओ अमित अग्रवाल. अमित जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर. अमित जी, जैसे कि फिलहाल ही मैंने इस शो के इंट्रो में बताया कि हम आज इन पहलुओं पे बात करने वाले हैं, तो मुंबई से शुरुआत करते हैं. मुंबई में हम देख रहे हैं कि जो सेल्स हम ज्यादातर देख रहे हैं, डिमांड जो देख रहे हैं वो लग्जरी प्रॉपर्टी में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है. तो इस मामले में आपका क्या नजरिया है, आपके क्या फाइंडिंग्स हैं? तो आपने जो ऑब्जर्व किया वो एकदम ठीक है. तो हम भी मार्केट में यही देख रहे हैं. बॉम्बे मार्केट में ऑलरेडी पहले क्वार्टर में जनवरी से मार्च 2020 के क्वार्टर में करीब 4,400 करोड़ की सेल हुई है लग्जरी मार्केट में. पिछला साल 2021 भी बहुत अच्छा रहा था, करीब 20,300 करोड़ की सेल हुई थी लग्जरी मार्केट में. तो लग्जरी मार्केट के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है और इसका बेसिकली रीज़न ये भी है कि कोविड की वजह से भी लोगों को एहसास हुआ है कि उन्हें अच्छे बड़े घर की ज़रूरत है. इकोनॉमी में जितनी भी प्रॉब्लम आई हो लेकिन फिर भी जॉब लॉसेस ज़्यादा हुए नहीं हैं. तो और रियल एस्टेट भी बहुत सालों से बेसिकली डाउन टर्न में था और अब प्राइसेस बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं पिछले 2 सालों के अंदर. तो ये प्लस होम लोन के रेट भी एकदम बॉटम पर हैं. तो ये 3-4 चीज़ों ने मिलाकर लग्जरी मार्केट में एकदम बूम कर दिया है. तो ये हम लोग केवल बॉम्बे में नहीं और शहरों के अंदर भी देख रहे हैं और लग्जरी मार्केट बहुत ही अच्छा कर रहा है. अभी विलास, बड़े फ्लैट बहुत अच्छा कर रहे हैं. ओके, तो અહીંયા આગળથી આપણે જોઈ રહ્યા છે કે લગભગ 4,900 કરોડ રૂપિયાની ખરીદી જે છે તે આપણે લક્ઝરી સેગમેન્ટની અંદર મુંબઈની અંદર આવતા જોઈ છે. તો મુંબઈની અંદર આપણે જોઈ રહ્યા છે કે લક્ઝરી સેગમેન્ટમાં ખરીદારીમાં વધારો ખાસો એવો વધારે જોઈ રહ્યા છે અને આ વસ્તુ આપણે કોવિડની બાદ પણ આવતું જોઈ રહ્યા છે. अमित जी से मैं आपसे आगे ये जानना चाहूंगी कि ये जो हम खरीदारी बढ़ती हुई लग्जरी सेगमेंट में देख रहे हैं, क्या कोविड के टाइम पे जो इम्पैक्ट आया है उससे माइंडसेट चेंज हुआ है लोगों का? क्या वजह आप देख रहे हैं कि इस तरफ खरीदारी, लोगों का झुकाव बढ़ रहा है, लोग अब अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं और लग्जरी की तरफ क्या इस वजह से आ रहे हैं? नहीं, ये बात एकदम ठीक है. असल में पहले क्या होता था, कोविड के पहले कि आदमी ज़्यादातर टाइम बाहर काम धंधे के अंदर ही व्यतीत करता था और घर के अंदर परसेंटेज टाइम कम होता था. अब कोविड के टाइम में बच्चों ने पढ़ाई भी घर में करी है, लोगों ने जॉब भी घर से करी है. तो ये एहसास बढ़ गया है कि भाई हमें अच्छा घर चाहिए, बेटर लाइटिंग वाला घर चाहिए, ज़्यादा ग्रीन घर चाहिए, हमें ज़्यादा एक रूम ज़्यादा चाहिए. तो घर की इम्पोर्टेंस भी बहुत इंक्रीज हुई है. उसके हिसाब से भी वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर रहा है. दूसरा, जैसे मैंने बोला, ये भी एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर रहा है कि जो दाम है लग्जरी में अगर आप देखिए तो देखिए टिपिकली क्या होता है कि सीमेंट का, स्टील का, इन सब का प्राइस 8-10% हर साल बढ़ता है. डीमोनेटाइजेशन और पूरे उस अंतराल में प्राइजेस प्लेटो हो गए, तो सेम प्राइस रहे. अगर 3 साल भी प्राइस सेम हो जाए ना तो इसका मतलब है आपको 30% डिस्काउंट में मिल रहा है. तो प्राइजेस भी अट्रैक्टिव हैं, लोगों की जॉब्स कुछ गई नहीं है ऐसा, तो लोगों के पास पैसे भी हैं और घर को और ज़्यादा लोग अब इम्पोर्टेंस समझने लग गए हैं. तो ये तीनों चीज़ों का मिश्रण है जिसकी वजह से इतना इंक्रीज हुआ है लग्जरी मार्केट में अक्रॉस द कंट्री. ઓકે, તો આ તમામ કારણો છે. લોકોનો માઇન્ડસેટ થોડો ચેન્જ થયો છે. લોકોને હવે મોટા ઘર જોઈએ છે અને લોકો પોતાના ઘરની અંદર હવા ઉજાસથી માંડીને, ગ્રીનરીથી માંડીને આ તમામ બાબતોને મહત્વ આપતા થયા છે. આ પેન્ડેમિક પછી થોડી આપણે જે જોઈએ કે ઘરની જરૂરિયાત છે, ઘરનું મહત્વ છે એ વધતું દેખાઈ રહ્યું છે અને એની ઇમ્પેક્ટ પણ આપણને અહીંયા આગળથી લાગી રહી છે. લોકો પોતાની લાઈફસ્ટાઈલ ઇમ્પ્રૂવ કરીને એક સારા ઘરની ઈચ્છા ખાસ કરીને રાખી રહ્યા છે અને કદાચ આ જ કારણ છે કે સેકન્ડ હોમનો પણ અહીંયા આગળથી આપણે જોઈએ માંગ વધતી દેખાઈ રહી છે. अमित जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि सेकंड होम की डिमांड में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है,
तो आपसे इस पे भी राय लेना चाहेंगे कि सेकंड होम को लेकर क्या फाइंडिंग्स है आपकी? सेकेंड होम में सरप्राइजिंगली बहुत तेजी से ग्रोथ आई है। 2000 पिछले साल 2021 में 70% ज्यादा घर बिके हैं सेकेंड होम से। तो एकदम ह्यूज चेंज आ गया है। इस साल भी हमने पिछले साल के जो बढ़े हुए नंबर के ऊपर भी 27% की ग्रोथ उसके टॉप पर देखी है। तो एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड चला है लोगों का सेकेंड होम खरीदने का। ઓકે, તો લોકોમાં જે નવો ટ્રેન્ડ આપણે જોઈ રહ્યા છે કે સેકન્ડ હોમ ખરીદવાને માટે એક નવો ટ્રેન્ડ બની રહ્યો છે, લોકો સેકન્ડ હોમને પણ એટલું જ પસંદ કરી રહ્યા છે। અમિત जी, कौन से ऐसे लोकेशंस हैं जहां पे सेकंड होम की खरीदारी आप बढ़ते हुए देख रहे हैं? तो अब जैसे कि अगर आप हम लोग देखें तो अभी सबसे ज्यादा जो लोकेशन फेमस हैं वो है नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, साउथ की तरफ गोवा बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, और बॉम्बे के पास लोनावला टॉप लोकेशन है जहां पर लोग सेकंड होम ले रहे हैं। ઓકે, તો નૈનીતાલ, ગોવા આ બધા જે અને મુંબઈની નજીક જોઈએ તો લોનાવલા જ્યાં આગળ આપણે જોઈ રહ્યા છે કે સેકન્ડ હોમના જે ડિમાન્ડ જે છે એ વધી રહી છે। અહીંયા આગળ સેકન્ડ હોમની ખરીદારીની અંદર વધુ વધારો થતો દેખાઈ રહ્યો છે। અને આ સાથે જે રીતે આપણે વાત કરી રહ્યા છે કે લક્ઝરી સેગમેન્ટમાં પણ ઘરની ખરીદારીનો વધારો થતો દેખાઈ રહ્યો છે, તો એ અંગે પણ આપણે અમિતજીનો વ્યૂ લઈ લઈએ। અમિતજી, गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में कौन से ऐसे लोकेशंस है, एरियाज है या सिटीज है जहां पे आप लग्जरी होम या सेकंड होम इन बढ़ते हुए देख रहे हैं? तो गुजरात में टॉप 3 शहर जहां पर हम लग्जरी की भी और सेकंड होम की देख रहे हैं वो हैं अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा। ओके, और अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में कौन से लोकेशंस है जहां पे हम लग्जरी होम्स की डिमांड ज्यादा देख रहे हैं? तो मुंबई के अंदर लोअर परेल, वर्ली, प्रभा देवी, अंधेरी वेस्ट, ये एरियाज है जहां पर बहुत डिमांड देख रहे हैं। ओके, तो हम આપણે જે રીતે જોઈ રહ્યા છે કે મુંબઈની અંદર પણ આ બધા જે લોકેશન્સ છે જ્યાં આગળ જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ વધારે છે એ જગ્યાઓ ઉપર પણ આપણે ઘરની ડિમાન્ડ વધતી જોઈ રહ્યા છે। પણ આ જે બધી તમામ જગ્યાઓ છે એ આપણે જે રીતે જાણીએ છીએ કે અહીંયા આગળ પ્રોપર્ટીઝ મોંઘી હોય છે। अमित जी, क्या रेंज की प्रॉपर्टी मतलब जो बजट है लोगों का, क्या रेंज का बजट है, क्या टिकट साइज है, उसकी डिमांड हम ज्यादा बढ़ती हुई देख रहे हैं? तो देखिए, लग्जरी मार्केट के अंदर मुंबई में तो रेंज 5 करोड़ से 30 करोड़ की है। लग्जरी मार्केट टिपिकली मुंबई में 15 करोड़ से ऊपर का मानते हैं, पर बहुत सारे लोकेलिटी पे डिपेंड करता है। तो ब्रॉड रेंज 5 से 30 करोड़ की मानी जाएगी। 15 करोड़ आप बेसिकली एवरेज माने मुंबई के लग्जरी मार्केट को। देश के और अगर हिस्सों को देखा जाए तो वहां पे 4 से 10 करोड़ को हम लोग लग्जरी मार्केट टिपिकली माना जाता है। ओके, तो आखी रेंज मुंबईની અંદર તો આપણે જોઈએ તો 5 કરોડથી લઈને 15 કરોડ સુધીના ઘર લક્ઝરી હોમની અંદર આવતા હોય છે અને એની ખરીદારી પણ થતી અહીંયા આગળથી આપણે જોઈ રહ્યા છે। અને શહેરો પ્રમાણે આ જે લક્ઝરી હોમની બજેટ છે એ અહીંયા આગળ ચેન્જ થતું હોય છે, પરંતુ અહીંયા આગળ આપણે આ જે રેન્જ આપી રહ્યા છે મુંબઈની અત્યારે આપણે વાત કરી રહ્યા છે। अमित जी, आगे आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि लग्जरी सेगमेंट के घर हो या सेकंड होम के घर हो, क्या ऐसी चीजें हैं जैसे कि एमिनिटीज हो या सस्टेनेबिलिटी हो, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर अब ग्राहक ने ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है? उनकी जो मतलब अपने घर का एक सपना होता है, इनमें वो ये सारी चीजों को भी इंक्लूड करते हैं। तो अब क्या हुआ है कि कोविड के बाद जब से लोगों ने ज्यादा समय घर में व्यतीत करना शुरू किया है, जो हम मेन चीजें देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि पहला तो ये है कि बालकनी अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। बॉम्बे के अंदर अगर आप स्पेसिफिकली देखें तो बहुत ज्यादा प्रचलन है नहीं बालकनी का, लेकिन अब जब खरीदार जैसे क्योंकि मैं nobroker.com चलाता हूँ कंपनी, तो उसके अंदर जब हम खरीदार देख रहे हैं तो खरीदार जानबूझ के अब बालकनी चाहते हैं, बड़ी बालकनी चाहते हैं, उस बालकनी को सजाना चाहते हैं वो पौधों के साथ, एक नेचर की फील लेना चाहते हैं। तो एक ये ट्रेंड है जो हम बहुत देख रहे हैं। दूसरा हम ये देख रहे हैं कि एमिनिटीज के अंदर लोग चाहते हैं कि कॉमन गार्डन हो, चाहे ये लग्जरी होम की बात हो रही हो या फिर ये सेकंड होम की बात हो रही हो, लोग बेसिकली गार्डन चाहते हैं, ग्रीनरी चाहते हैं, ताकि वहां पर वो योगा कर सकें, वो मेडिटेशन कर सकें। तो उसकी जरूरत बेसिकली काफी बढ़ गई है।
उसके साथ साथ ये भी हुआ है कि चूंकि काफी समय लोग घर पे रहे हैं, तो हेल्थ पर भी फोकस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अब एवरेज लोग, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, चाहे वो टीनेजर्स हों या फिर रिटायर्ड लोग हों, सभी का फोकस इन जनरल हेल्थ पर काफी बढ़ गया है। तो इसलिए जो एम्यूनिटीज हैं, जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं सोसाइटीज के अंदर, उनका भी बेसिकली इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है। इसके अलावा दो चीजों पे और हम देख रहे हैं कि डिमांड ज्यादा आ रही है। एक तो इस बात पे कि नेचुरल लाइटिंग पे और फोकस हो गया है कि जिन घरों में लग्जरी होम हो, सेकंड होम हो, नेचुरल लाइटिंग बेटर है, वो पसंद की जा रही है। और एक कॉन्सेप्ट आया है बेसिकली वर्टिकल वॉल का, जिसके अंदर वर्टिकल ग्रीनरी करते हैं आप। बेसिकली जो भी बैरन वॉल है उस पर आप पौधे सजाते हैं वर्टिकली, जगह की भी उसमें बचत हो रही है और घर भी और ग्रीन ग्रीन बन रहा है और घर और बेटर बन रहा है। तो इन सब चीजों पे हम देख रहे हैं कि कस्टमर ज्यादा बोल रहे हैं। ऑफ कोर्स बिगर बड़ा घर तो कस्टमर चाह ही रहे हैं, तो एक रूम एक्स्ट्रा, बड़े रूम, वो तो कस्टमर की डिमांड है ही। ઓકે, તો અહીંયા આગળથી આપણે જોઈ રહ્યા છે કે મુંબઈની અંદર બાલ્કનીની જે ડિમાન્ડ છે એ ખાસી એવી વધી રહી છે. આ સાથે સાથે લોકો ગ્રીનરીની ઉપર પણ ધ્યાન આપતા થયા છે અને હેલ્થને માટે થોડા કોન્શિયસ થયા છે. તો જીમ વગેરે ફેસિલિટી છે એ બધાને જોઈએ છે. અને આ તો આપણે લક્ઝરી સેગમેન્ટની અને સેકન્ડ હોમની વાત કરી રહ્યા છે. ત્યાં ગાર્ડન હોય, સ્વિમિંગ પુલ હોય, જીમ હોય, આ બધી સુવિધાઓની સાથે સાથે આજકાલ આપણે જે રીતે જોઈ રહ્યા છે કે વોકિંગ ટ્રેક પણ આપવામાં આવતો હોય છે ને આવી તમામ જે એમ્યુનિટીઝ છે એના ઉપર પણ ગ્રાહક જ્યારે ઘર ખરીદવા જાય છે ત્યારે ખાસ ધ્યાન આપતા હોય છે અને આને લઈને પણ डिमांड आती जोवा મળે છે. अमित जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमने अभी ही एनवायरनमेंट डे भी हमने सेलिब्रेट किया है, तो इस मौके पर हम उसके बारे में भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स जिनको मैं भी देखती हूँ, विजिट करती हूँ, मैंने देखा है कि बहुत बड़ा गार्डन, लैंडस्केपिंग अच्छे से किया जाना या कुछ में कुछ जंगल का फीलिंग देना, कुछ में कुछ बर्ड गार्डन्स बनाना, कुछ प्रोजेक्ट्स में पुराने पेड़ों को प्रिजर्व करना, ऐसी सब चीजें हो रही है. तो क्या डेवलपर्स भी एनवायरनमेंट को लेकर ज्यादा जागरूक हुए हैं और ऐसी ही जो कुछ मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, ऐसे ज्यादातर डेवलपर्स ऐसे पर्यावरण के लिए जागरूक हुए हैं? नहीं, ये बात एकदम ठीक है. अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, ज्यादा से ज्यादा डेवलपर फोकस कर रहे हैं ऐसी चीजों पे जो ज्यादा ग्रीन हैं, एंटायर सोसाइटी जो बना रहे हैं. इसके दो तीन कारण हैं मुख्य. देखिए, बिल्डर ज्यादातर वो चीजें करता है जो कस्टमर डिमांड करता है या कस्टमर पसंद करता है. अब अगर आप देखें तो अक्रॉस सिटीज, चाहे बॉम्बे हो चाहे और शहर हो, कस्टमर चाहता है कि केवल घर ना मिले, घर के अलावा और पैदल चलने का, टहलने का, जॉगिंग करने का एरिया है क्या, लैंडस्केप्स अच्छे हैं क्या. आप अगर अपनी खिड़की से बाहर देखते हैं तो आपको बेसिकली सुकून महसूस होता है, क्योंकि आप फिर पूरे दिन आप काम के लिए निकलेंगे. तो जनरली जो है कस्टमर की जो डिमांड है वो बहुत बढ़ गई है. और इसी वजह से अगर आप देखें तो जैसे आपने नोटिस किया, बिल्डर्स भी जब आप अपने इश्तहार निकालते हैं अपने नए प्रोजेक्ट के, तो बहुत ही प्रोमिनेंटली वो बताते हैं कि अच्छा इतना ओपन एरिया है, इतना ग्रीन एरिया है, यहाँ पर हमने इतने पेड़ लगाए हुए हैं. कई सोसाइटीज ने ये भी करा है कि उन्होंने छोटे छोटे अलग से एरिया बना दिए, जहाँ पर उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ नर्सरी टाइप बना दी है कि अलग अलग तरह के पेड़, वैरायटी पेड़, उन पे नाम लिख के, वो भी एक प्रचलन चला है. आप अगर युवा पीढ़ी के अंदर भी देखें, चाहे वो टीनेजर्स भी हों, तो जनरली हमारी किताबों में, टेक्स्ट बुक्स में, और जो अवेयरनेस है पूरे वर्ल्ड में एनवायरनमेंट की, वो भी बहुत बढ़ गई है. जब हम लोग बच्चे थे उससे कंपैरिजन में आज में जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा एनवायरनमेंटली अवेयर हैं, जागरूक हैं. तो इसलिए सब कुछ मिला के कंज्यूमर की भी बहुत डिमांड स्ट्रांग हो गई है. ઓકે, તો જે રીતે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે રિયલ એસ્ટેટની અંદર એટલે કે જે ડેવલપર્સ છે એમના દ્વારા પણ આવા બધા કોન્સેપ્ટ લાવવામાં આવી રહ્યા છે. એઓ આવા પર્યાવરણને સંબંધિત ખ્યાલ રાખે છે, ગ્રીનરીનો ખ્યાલ રાખે છે, એનો પ્રોજેક્ટમાં સમાવેશ કરે છે અને જ્યારે એની પબ્લિસિટી થાય છે એની અંદર પણ આ વસ્તુનો ખાસ ઉલ્લેખ કરવામાં આવતો હોય છે અને ગ્રાહકોની અંદર પણ पर्यावरणने लईने, ग्रीनरीने लईने, हवा उजासने लईने आ तमाम बाबतो पर हवे जागृतता आवती देखाई रही है ने लोको पोताना घरनी अंदर आ तमाम पासाओनो ख्याल राखता थया छे. तो आपणी एक रसप्रद चर्चा चाली रही है, परंतु हाल मारे लेवो पड़शे एक नानकड़ो विराम. लईए एक नानकड़ो विराम अने झड़पथी आपणे आ चर्चानी अंदर आगळ वधीए.
વિરામ બાદ પ્રોપર્ટી ગુરુમાં આપનું ફરી એક વખત સ્વાગત છે અને આજે ચર્ચામાં આપણી સાથે નો બ્રોકરના સીઈઓ અમિત અગ્રવાલ જોડાયેલા છે અને આજે આપણે રિયલ એસ્ટેટને લગતા ઘણા મહત્વના મુદ્દાઓની વાત કરી રહ્યા છે અને આપણે વિરામ પહેલા પર્યાવરણનું મહત્વ કેટલું રિયલ એસ્ટેટની અંદર પણ જળવાઈ રહ્યું છે, કેટલો ખ્યાલ રાખવામાં આવી રહ્યો છે એ અંગેની પણ વાત અહીંયા આગળથી કરી રહ્યા છે। अमित जी, गुजरात के ग्राहकों के ऊपर हमारा ज्यादा फोकस रहता है, गुजरात के हमारे व्यूवर्स ज्यादा है, तो गुजरात के रियल एस्टेट की अगर बात करें तो क्या वहाँ पे भी ऐसी ही जागरूकता ग्रीनरी के लिए, पर्यावरण के लिए देखी जाती है? किस तरीके का ऑब्जर्वेशन आपका रहा है? देखिए, गुजरात बहुत ही प्रोमिनेंट स्टेट है पूरे कंट्री में जहाँ तक ग्रीन बिल्डिंग की सर्टिफिकेशन की बात आती है। सरकार की भी नीतियाँ बहुत अच्छी हैं और वो करीब 50% कॉस्ट जो भी इनकर होती है, खासकर होटल्स में और रिजॉर्ट्स में इन ग्रीन सर्टिफिकेट को लेने के लिए वो सरकार रिम्बर्स करती है। अगर आप देखें सोलर पैनल्स भी, तो वो भी गुजरात के अंदर बहुत ही प्रिवलेंट हैं। सरकार ने पिछले कुछ सालों में, खासकर गुजरात सरकार ने बड़ा फोकस किया है ग्रीन बिल्डिंग्स पर, और अगर आप संख्या की बात करें तो करीब हमारा अनुमान है कि करीब 2000 करोड़ रुपए गुजरात सरकार ने बेसिकली दिए हैं पिछले 5 सालों में कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन बिल्डिंग्स बेसिकली आए। गिफ्ट सिटी जो कि पहला ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है कंट्री का, वो IGBC सर्टिफाइड है। IGBC का मतलब है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जो सर्टिफिकेशन देती है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का बेसिकली काम ये है कि वो ये देखते हुए कि कितना वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है, कितना एनर्जी एफिशिएंसी है, कितना सोलर एनर्जी इस्तेमाल की जा रही है, उन सारे पैरामीटर को देखते हुए एक रेटिंग और एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है, कमर्शियल बिल्डिंग्स को भी और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को भी। तो ये हो रहा है। आजकल गुजरात के अंदर भी बहुत सारे न्यू एज डिज़ाइन वाली बिल्डिंग्स बन रही हैं जो कि स्पेशलाइज करती हैं इस बात में कि बिल्डिंग्स ग्रीन हो, एनर्जी एफिशिएंसी हो, वाटर की कॉस्ट कम हो फ्यूचर में। तो गुजरात काफ़ी बहुत अच्छी बात है, ये खुशी की बात है कि गुजरात लीडिंग स्टेट है पूरे कंट्री के अंदर, और हम तो ये चाहेंगे कि और भी स्टेट बेसिकली गुजरात को देखें और उसी प्रकार से खुद भी वो वही नीतियाँ अपने प्रदेश में भी लागू करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स गुजरात के मॉडल को फॉलो करें। જી, તો જે રીતે આપણે અહીંયા આગળથી વાત કરી રહ્યા છે કે ગુજરાતની અંદર પણ જાગૃતતા તો વધી જ છે, સાથે સાથે સરકાર પણ પ્રોત્સાહન આપવાના પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે કે વધુ ને વધુ ગ્રીન બિલ્ડિંગ બને અને જે રીતે આપણે વાત કરી રહ્યા છે કે ગ્રીન બિલ્ડિંગની અંદર આપણને પ્રોજેક્ટ જે છે એમાં વધારો થતો જોવામાં આવે છે। રેસિડેન્શિયલ હોય કે કમર્શિયલ હોય, पर्यावरणનું ખાસું એવું ધ્યાન અહીંયા આગળથી रखाતું હોય છે। અમિતજી, यहाँ पे आपने सोलर पैनल का भी जिक्र किया। सोलर पैनल को लेके किस तरीके का माहौल है, कितने लोग इसे अपना रहे हैं, क्या स्थिति बन रही है? देखिए, सोलर पैनल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आइडिया है। इनफैक्ट हमारा अनुमान है कि 25% कि गुजरात में 25% ही नंबर है सोलर पैनल्स का, तो गुजरात बहुत ही लीडिंग स्टेट है सोलर पैनल को इस्तेमाल करने का। रेजिडेंशियल तो सोलर पैनल की खासियत ये है कि हाँ, एक बार आपको कॉस्ट लगती है उसको इंस्टॉल करने के अंदर, लेकिन उसके बाद अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप कॉस्ट देखें एनर्जी की तो काफ़ी कम हो जाती है। बहुत ही सस्टेनेबल तरीका है ये सोर्स ऑफ एनर्जी का, और बहुत सारी, ना केवल सरकार बहुत सारे प्रोत्साहन दे रही है, स्टार्टअप्स भी बहुत सारी आ गई हैं आजकल जो कि सोलर पैनल्स में लगाने में, इंस्टॉल करने में हेल्प कर रही हैं, और सब तरह के मॉडल आ गए हैं। अगर आपको एक साथ पैसा खर्च करना है तो आप एक साथ पैसा खर्च करके कैपेक्स मॉडल पर आप ले लीजिए सोलर पैनल, और ऐसी कंपनी भी है जो ये भी अलाउ कर रही है कि ओपेक्स मॉडल पे ले लीजिए, यानी कि आप हर महीने किस्त देके अपने खर्चे को स्प्रेड आउट कर लीजिए। तो लॉन्ग टर्म के अंदर सोलर पैनल बहुत ही बढ़िया है, और हम बहुत शहरों में देख रहे हैं कि धीरे धीरे सोसाइटीज भी इसको यूज कर रही हैं। इंडिविजुअल जो घर हैं, जो सिंपल घर हैं, 1 फ्लोर के, 2 फ्लोर के, G+1 G+2 के, वो लोग भी सोलर पैनल यूज करने लग गए हैं। तो जैसे जैसे लोग इसका फायदा देखेंगे ये बहुत इंक्रीज होगा। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आज से कुछ सालों में चारों तरफ बहुत सारे सोलर पैनल्स होंगे।
તો સોલાર પેનલની અહીંયા આગળથી આપણે વાત કરી રહ્યા છે. સોલાર પેનલનો ઉપયોગ વધી રહ્યો છે, સોસાયટીઓ લગાવી રહી છે અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જે ઘરો છે, મકાનો છે, એ લોકો પણ સોલાર પેનલનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. એટલે સસ્ટેનેબિલિટી પર જો ધ્યાન આપવામાં આવે તો એક વખત તમારો ખર્ચો આવે, જે રીતે અમિતજીએ વાત કરી, ઘણા બધા વિકલ્પો અહીંયા આગળથી તમારા એ ખર્ચાને ડિવાઈડ કરવા માટેના પણ મળી રહ્યા છે કે તમે જે રીતે થોડા થોડા હપ્તાઓની અંદર પણ આ ખર્ચાને વેચીને એક સારી વ્યવસ્થા કરી શકો છો અને તમાरो भविष्यનો खर्च पण घटी सके छे. अमित जी, ऐसा ही एक ईवी का भी ट्रेंड हमें आता हुआ दिख रहा है. ईवी चार्जिंग पॉइंट भी लगाए जा रहे हैं. इसको किस तरीके का रिस्पांस मिलता हुआ आप देख रहे हैं? तो ईवी का भी बहुत अच्छा रिस्पांस देख रहे हैं हम लोग. ये डिमांड पिछले कुछ महीनों में बहुत बढ़ गई है. तो हमारा एक दूसरा बिजनेस है जिसका नाम नो ब्रोकरहुड है, जो सोसाइटीज के अंदर ऐप लगाता है सोसाइटी मैनेजमेंट के लिए. तो वहां पर हमने बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ पार्टनरशिप करी हुई है जो कि चार्जिंग स्टेशंस प्रोवाइड करते हैं और ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. अब जो मैनेजमेंट कमिटीज होती हैं हर सोसाइटी को गवर्न करने वाली, उनकी तरफ से ही बहुत डिमांड आने लग गई है कि हमें ईवी के पॉइंट्स दें. तो जनरली क्योंकि जैसे जैसे स्टार्टअप्स ईवी की कार बेचेंगे वैसे वैसे उनको यूज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए. अगर आप देखें तो जितनी भी अग्रिम कंपनीज हैं कार मैन्युफैक्चरिंग में, सभी अपने ईवी और हाइब्रिड मॉडल के साथ मार्केट में उतर गई हैं. तो उसका भी बहुत फर्क पड़ेगा. ओवरऑल हम देख रहे हैं कि ईवी का थीम, वाटर हार्वेस्टिंग का थीम, सोलर पैनल का थीम, सब सारे थीम बेसिकली ग्रीन बिल्डिंग के सर्टिफिकेशंस के अंदर जा रहे हैं. और 5% एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है किसी सोसाइटी के एक अपार्टमेंट की जो आप पहली बार खरीदते हैं, जो ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफाइड होता है. लेकिन लॉन्गर टर्म के अंदर जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है और इस 5% से कहीं ज्यादा रिटर्न हो जाता है, क्योंकि आपकी एनर्जी कॉस्ट कम हो जाती है, आपका एनवायरनमेंट बेटर हो जाता है, आपकी वाटर की कॉस्ट कम हो जाती है. तो ये सारी चीजें बेसिकली हेल्प कर रही हैं. ना केवल, या मजेदार बात ये कि ना केवल ये हेल्प कर रही है पर्यावरण को बेटर करने में, लेकिन आपका भी बेसिकली एज अ कंज्यूमर आपका भी बिल कम हो रहा है, आपका भी खर्चा कम हो रहा है लॉन्ग टर्म के अंदर. तो विन विन है एकदम ये. ओके, तो અહીં આગળથી આપણે જે રીતે જોઈ રહ્યા છે સસ્ટેનેબિલિટી ઉપર ધ્યાન અપાઈ રહ્યું છે અને આવું જો ખર્ચો તમે કંઈક કરો છો, સોલાર પેનલ હોય કે પછી ઈવી ચાર્જિંગ પોઈન્ટ લગાડવાનો હોય, તો આનો ટ્રેન્ડ પણ વધી રહ્યો છે અને સાથે સાથે તમારા ભવિષ્યના ખર્ચ પણ ઘટતા હોય છે. આ ઉપરાંત જો આપણે જોઈએ મુંબઈ જેવા શહેરોની અંદર આપણે જોઈએ કે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો વિકાસ થતો હોય છે, એની સાથે સાથે પણ पर्यावरणનું ध्यान રાખવામાં આવતું હોય છે. अमित जी, जैसे कि मैं अभी बता रही थी कि हमारे मुंबई जैसे शहर में मेट्रो बन रहे हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, फ्लाईओवर्स भी बन रहे हैं. उसके नीचे की प्लेस का भी हम एक ब्यूटिफिकेशन देख रहे हैं, वहाँ पे भी ग्रीनरी वगैरह लाया जा रहा है. तो सरकार के, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के भी इस तरफ इंफ्रा के डेवलपमेंट के साथ साथ इसके ऊपर भी ध्यान है. इस चीज को आप किस तरीके से देख रहे हैं? तो ये बात आपने बहुत अच्छी बोली है. तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो पूरा ट्रेंड है, चाहे वो ब्यूटिफिकेशन हो फ्लाईओवर के नीचे, चाहे वो सोसाइटीज ग्रीन बिल्डिंग बनाना हो, ये ट्रेंड धीरे धीरे अब बहुत कैचअप कर रहा है. और जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि एक टिपिकल, अब सवाल ये उठता है कि कंज्यूमर्स कितना मांग रहे हैं. तो कंज्यूमर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई. तो अगर आप देखें तो अभी ये ट्रेंड लग्जरी मार्केट में थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू अफोर्डेबल मार्केट. लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि जो चीज लग्जरी मार्केट मांगती है उसका थोड़ा वाटर डाउन वर्जन धीरे धीरे करके अफोर्डेबल मार्केट भी बेसिकली कुछ सालों के अंतराल में मांगने लग जाता है. तो अभी हम ये देख रहे हैं कि जो ग्रीन बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो वाटर हार्वेस्टिंग हो, चाहे वो सोलर पैनल्स हो, जितनी, चाहे वो ईवी पॉइंट हो जो आपने बात करी है, चाहे वो बेटर लैंडस्केपिंग हो, नेचुरल हो, वो अब बढ़ता जा रहा है अक्रॉस बॉम्बे जैसे शहर के अंदर भी. और अब बायर भी जब खरीदने जा रहा है प्रॉपर्टी तो वो बिल्डर से पूछ रहा है कि ग्रीन सर्टिफाइड है कि नहीं है. ये सबसे बड़ा चेंज आया है. जब बायर पूछना शुरू कर देते हैं तो फिर बिल्डर उसके बारे में चिंता करते हैं, फिर उसके बारे में चीजें बनाते हैं. और अब हमारे भी nobroker.com प्लेटफॉर्म पे लोगों की डिमांड होती है पूछने की कि अच्छा वाटर हार्वेस्टिंग होता है कि नहीं होता है. तो पहले हमारा एक फिल्टर नहीं था, अब हमने ये फिल्टर इंट्रोड्यूस करा है कि कंज्यूमर पूछता है कि वाटर हार्वेस्टिंग है कि नहीं है, सोलर पैनल है कि नहीं है. तो ये भी चीजें भी हम देने लगे हैं. आगे आने वाले टाइम में हमें लगता है कि जब रीसेल होगी प्रॉपर्टी की, तो जो प्रॉपर्टी ग्रीन सर्टिफिकेट है उनमें बायर को बेटर प्राइस मिलेगा कंपेयर टू जो नहीं है, क्योंकि फ्यूचर ग्रीन बिल्डिंग्स की तरफ ही जा रहा है.
इसलिए जितनी जल्दी बिल्डिंग्स बेसिकली उसके लिए तैयार हो जाएंगी उतना बढ़िया है। हाँ, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि ट्रेडर जो हैं, जो अभी खरीदा कल को बेचा, वो शायद इसकी परवाह ना करें, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर अगर बिल्डिंग ग्रीन है तो उसकी डिमांड ज़्यादा है, उसकी रीसेल वैल्यू ज़्यादा है, और हेंस उसके बारे में बायर पूछ रहे हैं, हेंस बिल्डर बनाएगा और ज़्यादा। ઓકે, તો જે રીતે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે કન્ઝ્યુમર છે, ગ્રાહકો છે, એની એટલી બધી જાગૃતતા વધી ગઈ છે, એમના તરફથી જે ડિમાન્ડ આવી રહી છે કે આપણે જે રીતે નો બ્રોકર સાથે વાત કરી રહ્યા હતા, આ રીતના ફિલ્ટર્સ પણ એમને પ્રોપર્ટી સર્ચ માટે લગાવવા પડ્યા છે કે ભાઈ અહીંયા આગળ વોટર હાર્વેસ્ટિંગની વ્યવસ્થા પ્રોજેક્ટની અંદર છે કે નહીં, કે પછી આ બિલ્ડિંગ ગ્રીન સર્ટિફિકેશન ધરાવે છે કે નહીં. તો આ દરેક જે ટ્રેન્ડ છે એ અહીંયા આગળથી આપણે જોઈ રહ્યા છે, જે અંગેની વાતચીત આજે આપણે नो ब्रोकर ना अमित अग्रवाल जी साथे करी है. अमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी बातचीत के लिए आपका कीमती वक्त दिया, आपका शुक्रिया. तो साथे ज प्रॉपर्टी गुरु में पण हाल पूरतुं आटलुं ज. आपने फरीथी एक वखत याद करावी दऊं कि आपनी प्रॉपर्टी ने लगता, वेचाण ने लगता, खरीदवाने लगता कि कोईपण समस्या ने लगता आपना सवाल होय तो अमने लखी मोकलो. अमारुं ईमेल एड्रेस है propertyguru@nw18.com. સાથે જ હાલ પૂરતું પ્રોપર્ટી ગુરુમાં આટલું જ. મને પણ આપશો રજા, પરંતુ આપ જોતા રહો CNBC બજાર. નમસ્કાર.